वेलकम टू द डिबेट। जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम हमेशा एक तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं, है ना? आपकी हड्डी टूटती है, आप एक्सरे करवाते हैं और उस काली फिल्म पर एक साफ सफेद टूटी हुई लाइन दिखाई देती है। डॉक्टर बस उस ओर इशारा करके कहता है कि देखिए, ये रही समस्या। हाँ, बिल्कुल। ये एकदम बाइनरी स्थिति होती है। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। मतलब इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं होता। सही कहा। और यही स्पष्टता हमें सुकून देती है। हम टेक लीडर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स को चीज़ें स्पष्ट रूप से देखना और उन्हें कैटेगराइज करना बहुत पसंद है। लेकिन फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की दुनिया में कदम रखते हैं और अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही। वहाँ चीजें बहुत धुंधली हो जाती हैं। बिल्कुल। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा धुंधला है। एआई सिस्टम्स गलतियां करते हैं, आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वे अंदर से कितने अनिश्चित हैं। तो आज हमारी चर्चा इसी धुंधलेपन को दूर करने के एक नए दृष्टिकोण पर आधारित है। हम मेटा रेसिड्यूअल थ्योरी, जिसे एमआरटी कहते हैं, और मेटा रेसिड्यूअल एआई सिस्टम आर्किटेक्चर पर बात करेंगे। मैं इस चर्चा में इस सिद्धांत का पक्ष रखूंगा और मैं इसका विश्लेषण एक आलोचक के नजरिए से करूंगी। तो मेरा मानना है कि ये थ्योरी एआई सिस्टम की विश्वसनीयता और स्पष्टता को बदलने का एक क्रांतिकारी व्यवहारिक मॉडल है। प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। और मेरा तर्क ये है कि ये दृष्टिकोण अमूर्त अवधारणाओं, जिसे हम एब्स्ट्रैक्शन डेट कहते हैं, उसे बढ़ाकर हमारी इंजीनियरिंग को अनावश्यक रूप से जटिल बनाता है। मतलब मुझे लगता है कि यह समाधान से ज्यादा एक नई सिरदर्दी है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। देखिए, जो पारंपरिक एआई सिस्टम्स होते हैं वे पूरी तरह से आउटपुट पर केंद्रित होते हैं। वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक हों। सही बात है। जब कोई यूजर सवाल पूछता है तो एआई एक जवाब देता है, भले ही वो अपने डेटा को लेकर अंदर से कितना भी कंफ्यूज क्यों ना हो। अब मेटा रेजिडुअल थ्योरी एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। ये थ्योरी रेजिडुअल को, यानी सिस्टम के अनुमान और असल सच्चाई के बीच जो अंतर या अनिश्चितता बच जाती है, उसे एक बग मानने के बजाय एक फर्स्ट क्लास सिग्नल के रूप में देखती है। ओके। एमआरटी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे मेटा रेजिडुअल ऑपरेटर कहते हैं। ये सिस्टम में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को एक साथ मापता है, जैसे कि एनालिटिकल गैप, डेटा की कमी और तार्किक असंगति। सरल शब्दों में कहूं तो ये एआई को अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक बनाता है। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि एआई को अपनी अनिश्चितता को मापना चाहिए। ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन मेरी समस्या इस सिद्धांत के गणितीय आवरण से है। इस पेपर में एआई के हैलोसिनेशन और गलतियों को समझाने के लिए यूलर-माशरोनी कांस्टेंट जैसी भारी भरकम चीजों का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर या इंजीनियर हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। एक सेकंड, आपको ऐसा क्यों लगता है? यूलर कांस्टेंट का उपयोग तो बस उस सीमा को दर्शाने के लिए किया गया है जहां एआई की समझ खत्म हो जाती है। ये एक मॉडल है। क्योंकि ये एक भ्रामक तुलना है। मेरा मतलब है, देखिए, यूलर कांस्टेंट, जिसे गणित में गामा कहा जाता है, वो हार्मोनिक सीरीज और नेचुरल लॉगरिथम के बीच के अंतर को मापता है। ये असतत और निरंतर के बीच का एक सटीक गणितीय सत्य है। ये एक फिजिकल लॉ की तरह है। लेकिन एआई का हेलुसिनेशन कोई गणितीय नियम नहीं है। वो बस एक सांख्यिकीय विफलता है। मॉडल ने एक गलत पैटर्न मैच कर लिया, बस इतनी सी बात है। जब आप एक साधारण स्टैटिस्टिकल एरर को यूलर कांस्टेंट जैसे कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, तो आप वास्तव में इंजीनियर्स को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कैसे कर रहे हैं? ये तो चीजों को बेहतर तरीके से। मैं बताती हूँ कैसे। क्या एक प्रोडक्ट मैनेजर अपने सीईओ से मंडे मॉर्निंग मीटिंग में कहेगा कि हमारा मॉडल इसलिए गलत जवाब दे रहा है क्योंकि वो यूलर कांस्टेंट को हिट कर गया है? नहीं। उसे बस ये जानना है कि मॉडल ने गलत डेटा पॉइंट क्यों उठाया। ये शब्दावली प्रोडक्ट को बेहतर नहीं बनाती, ये सिर्फ टीम के भीतर भ्रम पैदा करती है, एब्स्ट्रैक्शन डेट बढ़ाती है। लेकिन यहाँ आप असल इंजीनियरिंग समस्या को नजरअंदाज कर रही हैं। देखिए, ये शब्दावली भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि इस समस्या की प्रकृति को वर्गीकृत करने के लिए है। वर्गीकृत करने के लिए? हाँ,
जब कोई मॉडल हैलुसिनेट करता है तो वो सिर्फ एक साधारण गलती नहीं होती। क्या वो गलती इसलिए हुई क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं थी या इसलिए हुई क्योंकि जानकारी आपस में टकरा रही थी? MRAT हमें यह फर्क करना सिखाता है। लेकिन इसके लिए हमें गामा टी क्या जरूरत है? आप इसे दर्शन शास्त्र कह रही हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यह कोड में कैसे काम करता है। आइए इस MRS आर्किटेक्चर के सबसे दिलचस्प हिस्से गोडेल गार्ड को ही ले लें। गोडेल गार्ड, फिर से वही भारी गणितीय नामांकरण, कर्ट गोडेल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम के नाम पर, सही? बिल्कुल, और ये बहुत सटीक नाम है। गोडेल का प्रमेय कहता है कि किसी भी तार्किक प्रणाली में ऐसे सत्य होते हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब इसे AI पर लागू करते हैं। हम सब जानते हैं कि आज के समय में स्टैंडर्ड रैग सिस्टम यानी RAG कैसे काम करता है। यूजर सवाल पूछता है, सिस्टम वेक्टर डेटाबेस में जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता है। हाँ, और उन्हें लैंग्वेज मॉडल को दे देता है ताकि वो जवाब बना सके, जो कि ज्यादातर मामलों में बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन तब क्या होता है जब जानकारी आपस में ही विरोधाभासी हो? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक यूजर किसी लीगल AI से पूछता है, क्या मुझे क्लॉज A के तहत रिफंड मिलेगा? अब रैग सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट से 2 डॉक्यूमेंट निकालता है। पहला कहता है कि क्लॉज A के तहत रिफंड मिलेगा, लेकिन दूसरा डॉक्यूमेंट कहता है कि इस विशेष स्थिति में क्लॉज A पूरी तरह से अमान्य है। एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। अब एक साधारण रैग सिस्टम क्या करेगा? वो इन दोनों को मिलाकर एक आत्मविश्वास से भरा लेकिन पूरी तरह से गलत या भ्रामक जवाब दे देगा। वो तार्किक विरोधाभास को नहीं समझता, वो बस शब्दों को जोड़ता है, और यहीं पर गोडेल गार्ड काम आता है। तो ये गोडेल गार्ड मतलब इस विरोधाभास को कैसे पकड़ता है? ये साधारण प्रॉम्प्टिंग से अलग कैसे है? ये एक अतिरिक्त लॉजिकल लेयर है। गोडेल गार्ड सीधे तौर पर सवाल और रिट्रीव किए गए डेटा के बीच तार्किक स्थिरता को चेक करता है। वो देखता है कि जो निष्कर्ष मॉडल निकालने वाला है, क्या वो दिए गए डेटा से तार्किक रूप से संभव भी है। ओके। अगर उसे लगता है कि डेटा आपस में कट रहा है, तो वो इस क्वेरी को अनडिसाइडेबल या उत्तर ना दिए जा सकने वाले प्रश्न के रूप में फ्लैग कर देता है। ये सिस्टम को झूठे आत्मविश्वास के साथ गलत उत्तर देने से रोकता है। ये सिर्फ डेटा ढूंढने की बात नहीं है, ये एक आहा मोमेंट है जहां सिस्टम कहता है कि देखिए, मेरे पास डेटा है, लेकिन ये डेटा तार्किक रूप से इस सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये रिलायबिलिटी का एक बिल्कुल नया स्तर है। रुकिए, एक सेकंड। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने विचार किया है कि असल दुनिया में इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक प्रोडक्ट मैनेजर की दृष्टि से इस पूरे आर्किटेक्चर को देखें। हाँ, चलिए देखते हैं। MRAS में पहले आपका बेस मॉडल चलता है, फिर एक रेजिडुअल डिटेक्टर इंजन चलता है जो देखता है कि मॉडल को कुछ पता है या नहीं। उसके बाद जरूरत पड़ने पर आपका रैग चलता है। सही है। फिर कॉन्टेक्स्ट फ्यूजन होता है, उसके बाद कैश लेयर यानी कैग आती है, और इन सब के बाद आपका ये गोडेल गार्ड एक पूरा नया लॉजिकल चेक करता है। क्या आपने गिना? 6 लेयर्स एक साधारण प्रॉम्प्ट के लिए। सिस्टम की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ये एक आवश्यक प्रक्रिया है। लेकिन क्या आपने इस भारी आर्किटेक्चर से उत्पन्न होने वाली लेटेंसी के बारे में सोचा है? आज के समय में इंडस्ट्री इन्फ्रेंस ऑप्टिमाइजेशन पर लाखों डॉलर खर्च कर रही है। वो तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर को पलक झपकते ही मिली सेकेंड्स में जवाब मिले। जब आप एक प्रॉम्प्ट को इन 6 भारी लेयर से गुजारेंगे, जिसमें एक लॉजिकल चेकिंग लूप भी शामिल है, तो सिस्टम इतना धीमा हो जाएगा कि यूजर का अनुभव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कोई भी यूजर एक लीगल चैटबॉट पर अपने सवाल का जवाब पाने के लिए 10 सेकंड का इंतजार नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि हम यहाँ स्पीड और क्वालिटी के बीच के ट्रेड ऑफ को गलत तरीके से देख रहे हैं। कैसे? मौजूदा रैग तकनीकों की तुलना में ये एक अनावश्यक और बहुत महंगी जटिलता है। मैं बताता हूँ कैसे। एक तेज लेकिन गलत लीगल एडवाइस देने से बेहतर है कि सिस्टम 2 सेकंड ज्यादा ले और एक सटीक जवाब दे, खासकर हेल्थ केयर, फाइनेंस या लीगल टेक में, जहां एक हेलुसिनेशन की कीमत लाखों डॉलर या किसी की जान हो सकती है। वो बात सही है, लेकिन 10 सेकंड की लेटेंसी। और यहीं पर यूजर एक्सपीरियंस की असली बात आती है। हम लेटेंसी और बैकएंड से ध्यान हटाकर सीधे इस बात पर आते हैं कि यूजर क्या महसूस करता है। MRAS आर्किटेक्चर में एक मेटा रेसिडुअल कंट्रोलर होता है। इसे आप एक अस्पताल की स्मार्ट ट्रायाज नर्स की तरह समझ सकते हैं। स्मार्ट ट्रायाज नर्स,
ये एनालॉजी कैसे काम करती है? देखिए, एक साधारण रिसेप्शनिस्ट बस आपको ये बता सकता है कि डॉक्टर अभी व्यस्त है, वो आपको कारण नहीं बता सकता। आज के ज्यादातर एआई सिस्टम इसी रिसेप्शनिस्ट की तरह हैं। जब वे फेल होते हैं तो वो बस एक जेनेरिक एरर या कम कॉन्फिडेंस स्कोर दे देते हैं। लेकिन एक स्मार्ट ट्राइएज नर्स सिर्फ ये नहीं कहती कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। वो आपकी जांच करती है और कहती है, देखिए, आपके लक्षण स्पष्ट नहीं है, डॉक्टर से मिलने से पहले हमें आपका ब्लड टेस्ट करना होगा। मेटा रेसिड्यूअल कंट्रोलर ठीक यही करता है। ये एक केंद्रीय निर्णय इकाई है। अच्छा। यह तय करता है कि कब बैकएंड में और डेटा खोजना है और कब यूजर को सीधे बता देना है कि जानकारी क्यों अपर्याप्त है। यह सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं अनिश्चित हूं, यह कहता है मैं अनिश्चित हूं क्योंकि जो 2 डेटाबेस मैंने चेक किए वे आपस में सहमत नहीं हैं। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती कि इसके लिए हमें किसी नए आर्किटेक्चर की ज़रूरत है। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो आज के समय में कोई नई चीज़ नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आज के सिस्टम्स इस तरह की पारदर्शी अनिश्चितता यूजर्स को नहीं देते। क्योंकि हम इसे पहले से ही प्रोबेबिलिटी कैलिब्रेशन और कॉन्फिडेंस थ्रेशहोल्ड के जरिए कर रहे हैं। हम आज भी मॉडल्स में थ्रेशहोल्ड सेट करते हैं। हाँ, लेकिन वो बहुत बेसिक है। अगर आउटपुट का प्रोबेबिलिटी स्कोर 0.6 से कम है तो हम सिस्टम को प्रोग्राम करते हैं कि वो यूजर से स्पष्टीकरण मांगे या कहे कि उसे नहीं पता। अब आप इसी चीज को इन्फॉर्मेशनल रेजिडुअल का नाम दे रहे हैं और बीच में एक मेटा रेजिडुअल कंट्रोलर लगा रहे हैं। इससे वास्तुकला में कोई बुनियादी तकनीकी सुधार नहीं हो रहा है। सुधार हो रहा है, ये बहुत अलग है। नहीं, आप बस पहले से मौजूद इंजीनियरिंग प्रैक्टिस को एक नए जटिल नाम के साथ दोबारा पेश कर रहे हैं। लेकिन एक साधारण कॉन्फिडेंस स्कोर और मेटा रेजिडुअल कंट्रोलर के अनिश्चितता मापने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पर एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है। फिर से गणित। हाँ, क्योंकि ये जरूरी है। एक साधारण प्रोबेबिलिटी स्कोर आपको सिर्फ एक नंबर देता है, जैसे कि मॉडल 80% श्योर है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि बाकी के 20% डाउट का आकार क्या है। क्या मॉडल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, या वो 2 बिल्कुल सही लगने वाले विकल्पों के बीच फंसा हुआ है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। एंट्रोपी इस डाउट की टोपोलॉजी को, इसके आकार को मापती है। जब एमआरएस एंट्रोपी का इस्तेमाल करता है तो वो बहुत अधिक सटीक और बारीक तरीके से अनिश्चितता को हैंडल कर सकता है। यार देखिए, ये सुनने में बहुत अच्छा सैद्धांतिक तर्क लगता है, लेकिन डिप्लॉयमेंट की सच्चाई बहुत अलग होती है। अलग कैसे होती है? जब एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को प्रोडक्शन में किसी मॉडल को ट्यून करना होता है तो एक साधारण प्रोबेबिलिटी थ्रेशहोल्ड को एडजस्ट करना आसान होता है। वो बस एक लाइन का कोड बदलता है। लेकिन आपके एमआरएस फ्रेमवर्क में उस इंजीनियर को अब एक मेटा रेसिड्यूअल ऑपरेटर को ट्यून करना पड़ेगा, एंट्रोपी लेवल्स को कैलिब्रेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि गॉडेल गार्ड किसी सही जवाब को तो ब्लॉक नहीं कर रहा। वो एक बार का सेटअप है। ये स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट टास्क को एक दुःस्वप्न बना देता है। आप सिस्टम को पारदर्शी बनाने के चक्कर में उसके कोडबेस और मेंटेनेंस को पूरी तरह से अपारदर्शी और जटिल बना रहे हैं। जटिलता और गहराई में अंतर होता है। हाँ, मैं मानता हूं कि इसे सेटअप करना शुरुआती तौर पे थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जरा सोचिए कि ये प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म में कितना मजबूत बनाता है। मुझे इसमें संदेह है। जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो अपने डाउट को क्लासिफाई कर सकता है कि ये लॉजिकल डाउट है या डेटा का डाउट है, तो आप उस सिस्टम को सेल्फ इंप्रूविंग बना रहे हैं। एक प्रोडक्ट मैनेजर को डैशबोर्ड पर यह नहीं दिखेगा कि आज 100 सवालों के जवाब गलत गए। उसे दिखेगा कि आज 25 सवाल गॉडेल गार्ड ने ब्लॉक किए क्योंकि हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में विरोधाभास था। ये एआई की समस्या नहीं है, ये कंपनी के डेटा की समस्या है जिसे एमआरएस ने उजागर कर दिया। ये प्रोडक्ट लेवल पर एक बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि इस तरह का डायग्नोस्टिक डेटा किसी भी टीम के लिए बहुत कीमती हो सकता है। डेटा में मौजूद विरोधाभास को पकड़ना निश्चित रूप से एक शानदार फीचर है। बिल्कुल। लेकिन मेरा मुख्य विरोध इस बात पर है कि हमें इस फीचर को बनाने के लिए मेटा रेजिड्यूअल थ्योरी के भारी भरकम ढांचे की जरूरत नहीं है। हम मौजूदा रैग पाइपलाइंस में एक इवैल्यूएशन स्टेप डालकर भी ये कर सकते हैं। हमें इसके लिए गामा कांस्टेंट या एंट्रोपी ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। सरल इंजीनियरिंग हमेशा जटिल सिद्धांतों से बेहतर प्रदर्शन करती है, खासकर जब बात स्केल करने की आती है। ठीक है, तो चर्चा को समेटते हुए मैं अपनी मुख्य बात पर वापस आना चाहूंगा।
मेरा मानना है कि एमआरटी का सबसे बड़ा योगदान एक वैचारिक बदलाव है। यह एआई को एक पारदर्शी और अनुकूली प्रणाली में बदलता है। पारंपरिक सिस्टम अनिश्चितता को एक कमजोरी मानते हैं और उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो कि गलत है। बिल्कुल गलत है। यह थ्योरी उस अनिश्चितता को सामने लाती है, उसे एक फर्स्ट क्लास सिग्नल मानती है और उसका प्रबंधन करती है। एक ऐसा सिस्टम जो अपनी कमियों को जानता है, जो गोडेल गार्ड जैसी लेयर्स के जरिए लॉजिकल गलतियों को पकड़ाता है, वह उस सिस्टम से कहीं बेहतर है जो हमेशा सही होने का झूठा दिखावा करता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता सीधे और स्पष्ट इंजीनियरिंग समाधानों से होकर गुजरता है। बेहतर प्रोबेबिलिटी कैलिब्रेशन, फास्ट रिट्रीवल सिस्टम्स और सिंपल थ्रेशोल्ड्स इस काम को बिना सिस्टम की लेटेंसी बढ़ाए कर सकते हैं। एआई को पारदर्शी बनाने के लिए हमें गणितीय मेटाफोर्स का सहारा लेकर अपने आर्किटेक्चर को अपारदर्शी नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि इतनी लंबी बहस के बाद हम दोनों इस एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पूरी तरह सहमत हैं कि एआई का भविष्य अनिश्चितता को खत्म करने में नहीं है, बल्कि उस अनिश्चितता के साथ जीना सीखने में है। बिल्कुल, चाहे हम उसे इन्फॉर्मेशनल रेजिडुअल कहकर बुलाएं या फिर एक साधारण कॉन्फिडेंस स्कोर कहें, किसी भी एआई मॉडल को अपनी सीमाओं का सटीक पता होना ही चाहिए। जो भी श्रोता, विशेषकर प्रोडक्ट मैनेजर्स और टेक लीडर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको इस चर्चा की स्रोत सामग्री को खुद गहराई से पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप स्वयं इसके आर्किटेक्चर को देखें। हाँ, और खुद तय करें कि क्या मेटा रेसिड्यूअल ढांचा आपके उत्पादों में अनिश्चितता को प्रबंधित करने का सही तरीका हो सकता है या फिर ये आपके यूज केस के लिए बहुत अधिक जटिल है। आखिरकार हर प्रोडक्ट की ज़रूरतें, लेटेंसी बजट्स और इंजीनियरिंग रिसोर्सेज अलग-अलग होते हैं। कोई एक साइज सब पर फिट नहीं बैठता। सही कहा। तो अगली बार जब आप अपने एआई सिस्टम की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट देखें, तो हमारी इस बातचीत को याद रखिएगा। शायद उस धुंधले एक्सरे में जो अनिश्चितता आपको दिख रही है, वो सिस्टम की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो अनिश्चितता खुद एक बहुत ही ज़रूरी सिग्नल है, जिसे हमें बस सही तरीके से पढ़ना सीखना है।